हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 10th ऑफ सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़, तो कल ब्रिक्स की मीटिंग थी और हमने पढ़ा भी था कि जब ब्रिक्स की मीटिंग होगी, इस मीटिंग में इन द ईयर ऑफ 2021 इंडिया चेयर करेगा। मतलब इंडिया एक तरीके से प्रेसिडेंट होगा, इंडिया चेयर चेयर करने वाला है इस समिट को, इस ब्रिक्स समिट को। और इंडिया ने चेयर किया और उन्होंने बात करी डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान को लेकर और टू अडॉप्ट द ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान, कि जिससे हम पीसफुल तरीके से या फिर हम स्ट्रेटेजिकली या फिर बाय एन एक्शन ऑल्सो हम टेररिज्म को काउंटर करेंगे। ठीक है, तो उनका सिंपल सा कहना है कि हम उन कंट्रीज पर फोकस रखेंगे, जैसे कि उन्होंने अफगानिस्तान का एग्जांपल दिया कि तालिबान की रिजीम आई, तो तालिबान का जो लैंड है, मतलब अफगानिस्तान का जो लैंड है, वो कहीं यूज नहीं होना चाहिए फॉर दी फर्दर टेररिज्म एक्टिविटीज के लिए। इसी चीज के चलते ब्रिक्स ने बोला कि ब्रिक्स विल अडॉप्ट दी ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान, जिसमें रशिया ने भी इंडिया का सपोर्ट किया और उसके साथ साथ एक एग्रीमेंट भी हुआ, एग्रीमेंट ऑन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। अब ये जो एग्रीमेंट है ना, ये एग्रीमेंट पांचों कंट्री के स्पेस एजेंसी के बीच में हुआ है, जिससे एक नया स्पेस कॉपरेशन इवॉल्व होगा ब्रिक्स के अंदर। ठीक है, सो उसी चीज को लेकर बेसिकली ब्रिक्स में हुआ और पांचों मेंबर्स ने अडॉप्ट किया काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान। तो उसमें मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये तालिबान के अगेंस्ट यूज किया जाएगा या तालिबान को लेकर यूज किया जाएगा। नहीं, तालिबान इज जस्ट एन एग्जाम्पल, और भी चीजें हैं, और भी काउंटर टेररिज्म वाली चीजें जैसे मोहम्मद हो गया, लश्कर ए तैयबा हो गया, या जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज साउथ अफ्रीका में होती हैं, रशिया में होती हैं, चाइना में होती है, उन सब को कैसे काउंटर किया जाए। तो ये सारी पांचों के पांचों नेशन जो है वो एक साथ जुड़ जाएंगे और किसी भी नेशन पर टेररिज्म के कोई भी टेररिज्म से रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटी होती है, तो पांचों नेशंस उस नेशन का सपोर्ट करेंगे और उस टेररिज्म एक्टिविटीज का कंडेम करेंगे और क्रिटिसाइज भी करेंगे। ओके, सो ये है बेसिकली काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान, कि पांचों कंट्री, अगर किसी कंट्री के ऊपर टेररिस्ट एक्टिविटी होती है या किसी कंट्री ने किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर दिया, तो ये रिमेनिंग फोर नेशन उसको सपोर्ट करेंगे। सो ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। रीजन बीइंग क्योंकि अफगानिस्तान में जो तालिबान की रिजीम आई, तो हो सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म के केसेस थोड़े से अभी इंक्रीज हो जाए। तो देयर आर चांसेस, मतलब वी डोंट नो, बट ऐसा एजेंसीज बोल रही है, ऐसा न्यूज में भी आ रहा है, ऐसा गवर्नमेंट भी स्पेकुलेट कर रही है कि अफगानिस्तान की सोइल जो है इंडिया की, अफगानिस्तान में जो तालिबान का रिजीम आया है वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि वो जमीन अब यूज करी जाएगी टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए। उनके लिए टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं है, उनके लिए वॉलेंट एक्टिविटीज हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज हमारे लिए हो जाती है। सो दैट्स वाई इंडिया के लिए बेनिफिशियल है कि इंडिया ने अडॉप्ट किया है काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान, जिसमें आगे चलकर अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है इंडिया में, तो चाइना भी इंडिया को सपोर्ट करेगा, मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट में जाएगा। ओके, मूविंग फर्दर, सो कल बेसिकली रैंकिंग आई, इंडिया रैंकिंग आई। इंडिया रैंकिंग जो कि रिलीज करता है तुम्हारा एजुकेशन मिनिस्टर, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री रिलीज करती है अंडर द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंडर। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंडर इंडिया की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग आई और उसमें फर्स्ट यूनिवर्सिटी, ये याद रखना, अच्छा ये गवर्नमेंट की रैंकिंग है तो हमेशा याद रखना। अच्छा एक चीज और, टॉप 100 निकलती है, इसमें से एक भी एनएलयूज नहीं है। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि एनएलयू का अच्छा कॉलेज नहीं है, बट यूनिवर्सिटी समथिंग ऐसी यूनिवर्सिटी जो और ज्यादा डाइवर्स कोर्सेज कराती है। सो फर्स्ट रैंक जो मिली है वो आईटी मद्रास को मिली है। एंड अगर हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है इसमें, जेएनयू भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज नॉट इन दी टॉप 10 बट इट्स इन दी टॉप 15। जेएनयू इज इन दी तुम्हारा टॉप 10, 9th पे है। एंड वन मोर थिंग, इतना याद रखना कि फर्स्ट रैंक किसकी आई है इस बार, तो फर्स्ट रैंक इज ऑफ आईआईटी मद्रास। ओके, एंड सेकंड रैंक ऑफ आईआईएससी, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, उसको सेकंड रैंक मिली है। तो फर्स्ट रैंक याद रखिएगा। सो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर फर्स्ट रैंक किसी को मिली है बाय दी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंडर, तो वो है आईटी मद्रास। मूविंग फॉरदर, सो व्हाट हैपेंड, अच्छा ये न्यूज ना अपन गुजरात वाली न्यूज है ना, जो ये दिस वन, नीड क्लैरिटी इन द इंटरफेथ मैरिज केस, तो इसको अपन डिस्कस करेंगे इन द नेशनल न्यूज। तो नेशनल न्यूज में थोड़ा एक्सपेंडेड तरीके से इसको एक्सप्लेन भी किया गया है, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे। ओके, मूविंग फर्दर, सो देयर समथिंग अबाउट सिटी, तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, विल स्किप दी सिटी न्यूज।
सो ऑन द सदर्न पेस व्हाट हैपेंड, तो एक्सकवेशन चल रहा था, एक्सकवेशन चल रहा था इन दी बेसिकली तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है तमिलनाडु, तमिलनाडु स्टेट में। तो एक्सकवेशन में पता लगा वहां पर कार्बन डेटिंग, जब एक्सकवेशन में कुछ पॉट्स मिले, कुछ पॉट्स मिले, कुछ बेसिकली कुछ पुरानी चीजें मिली, तो उनका जब कार्बन डेटिंग एनालिसिस किया गया, तो कार्बन डेटिंग एनालिसिस मतलब होता है कि कार्बन डेटिंग एनालिसिस का मतलब एज पता करने का, कि ये चीज कितनी पुरानी है। जैसे अगर हम ट्री की भी एज निकालते हैं ना, तो ट्री की एज निकालने के लिए हम कार्बन डेटिंग एनालिसिस करते हैं। अगर हम किसी फॉसिल फ्यूल की, अगर हम फॉसिल की भी कोई कार्बन, अगर हमें एज निकालनी होती है कितना पुराना है ये, तो उसकी कार्बन डेटिंग किया जाता है, जिससे पता लगता है कि कितना साल पुराना ये चीज है। तो पॉट्स मिले, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले, तो उनका जब कार्बन डेटिंग एनालिसिस किया गया, तो पता लगा कि ये सारी चीजें बेसिकली 1155 बीसी की हैं, ये सारी चीजें। तो इट्स मीन द सिविलाइजेशन जो अभी है, ये 3200 ईयर्स पुरानी है, ओल्ड है ये सिविलाइजेशन। एंड द नेम ऑफ सिविलाइजेशन इज थमीरा बरानी, थमीरा बरानी। तो नाम याद रखना है ना, ये फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने भी नाम सुना है। सो जस्ट लर्न दिस नेम ऑफ दिस सिविलाइजेशन, या आगे चलकर बहुत फेमस भी होगा, क्योंकि इट्स अ 32 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये सिविलाइजेशन आसपास ही है। सो या सो जस्ट लर्न अबाउट दिस सिविलाइजेशन, थमीरा बरानी सिविलाइजेशन। एंड वन मोर थिंग इज कि अभी एक्सकवेशन और चल रहा है, अभी रिसर्च और चल रही है इजिप्ट में, है ना। और इंडियन मतलब तमिलनाडु की आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो सर्वे कर रहा है, रिसर्च कर रहा है इजिप्ट में। रीजन, अब इजिप्ट में तो तमिलियंस तो थे नहीं, लेकिन तमिलियंस ट्रेड करते थे तुम्हारा मिडिल ईस्ट के साथ। सो वहां रिसर्च चल रही है कि तमिलियंस का क्या सही में ट्रेड होता था बीसी में, मतलब एडी के पहले, बिफोर द जीसस क्राइस्ट। तो उसी चीज को लेकर रिसर्च चल रही है, और ऐसा स्पेकुलेशन है कि देयर आर चांसेस कि तमिलियंस जो है, मतलब थमीरा बरानी सिविलाइजेशन तुम्हारे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन मतलब इजिप्ट से ट्रेड करता था, क्योंकि ऐसा ऐसा कुछ कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जिससे तमिलियंस के कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले इजिप्ट में, जिससे पता लगता है कि हाँ तमिलियंस और इजिप्शियंस के बीच में ट्रेड होता था, बाय सी रूट या बाय लैंड रूट, वो भी पता करने की, वो भी पता करना पड़ेगा। सो इसी के चलते जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, स्टेलिन, डीएमके के हैं, डीएमके के चीफ भी हैं, उनका कहना है कि हम लोग एक म्यूजियम सेटअप करेंगे, एक म्यूजियम सेटअप करने वाले हैं, एंड इट विल कॉस्ट अराउंड 15,000 करोड़, 15 करोड़ रुपीस। मूविंग फर्दर, या सो केरला में एक बिल प्रेजेंट किया गया, केरला असेंबली में एक बिल प्रेजेंट किया गया। अब ये बिल है क्या? ये बिल बोलता है कि कोई पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, है ना, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो ऑथराइज कर सकता है किसी को भी कि आप इन्वेस्टिगेट करो, किसी को भी बोल सकता है कि आप इन्वेस्टिगेट करो 48 आवर्स के अंदर, और आप कुछ भी कर सकते हो, स्पाई भी कर सकते हो, उसकी बातें सुन सकते हो, उसके ऊपर सर्विलेंस रख सकते हो, किसी भी अपर अथॉरिटी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये केरला में बिल प्रेजेंट किया गया कि पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो किसी को भी ऑथराइज कर सकता है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, किसी के ऊपर सर्वेलेंस रख सकते हैं, जिससे हम एक जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कर्व कर सकें। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब जैसे कि गैंगस्टर्स, जो गैंगस्टर वाला जो क्राइम होता है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। मनी लॉन्ड्रिंग इज अ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। बेसिकली किसी से एक्सटॉर्शन मनी लेना इज एन, एक्सटॉर्शन मनी लेना, एक ग्रुप बना के एक्सटॉर्शन मनी लेना, दैट्स एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सो ये सारी जो चीजें ऑर्गेनाइज क्राइम है, इन सबको खत्म करने के लिए, इन सबको कम करने के लिए केरला असेंबली में बिल प्रेजेंट हुआ, जो बोलता है कि नॉट बिलो द पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडीजीपी, है ना, डीजीपी के नीचे ही आता है, वो ऑथराइज कर सकता है स्टेट, बिना स्टेट गवर्नमेंट से पूछे, किसी मिनिस्टर से पूछने की जरूरत नहीं है, वो ऑथराइज करेगा और आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो किसी के ऊपर भी। ओके, मूविंग फर्दर, और उसका मेन रीजन क्या है, ये बिल क्यों आया? टू कर्व ऑन दी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। मूविंग फर्दर, सो आज हमारे लिए दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज द फॉल ऑफ अफगानिस्तान, द फॉल आउट इन वेस्ट एशिया, इसको ऊपर डिस्कस करेंगे, और इसको ऊपर डिस्कस करेंगे चाइना के कॉन्टेक्स्ट में,
है ना? अगर हमने चाइना के कॉन्टेक्स्ट में समझा ना, तो वेस्ट एशिया के साथ अच्छा, वेस्ट एशिया के साथ दिक्कत यह है कि अफगानिस्तान जो है वो इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान बनने वाला है, मतलब बन गया, शारिया लॉ पे रेगुलेट करेगा अफगानिस्तान। बट द थिंग इज कि वेस्ट एशिया में बहुत सारे नेशंस हैं जो कि अफगानिस्तान में तालिबान रिजीम को सपोर्ट कर रहे हैं। द रीजन बीइंग इज कोई शारिया लॉ, रिलीजन की वजह से। लेकिन वेस्ट एशिया के लिए प्रॉब्लम वाली बात है, ये डिस्कस किया गया, अपन उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर सेकेंड एडिटोरियल पर जाएंगे। वेस्ट एशिया के लिए दिक्कत वाली बात यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान जब रिजीम आई तो मुस्लिम्स के ऊपर एट्रोसिटीज की जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स के ऊपर एट्रोसिटीज नहीं की जा रही, मुस्लिम्स के ऊपर भी एट्रोसिटीज की जा रही है। तो वेस्ट एशिया कैसे कोप अप करेगा इन सारे वायलेंस को, इन सारे एट्रोसिटीज को लेकर? ये वेस्ट एशिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। जरूर वो तालिबान रिजीम को सपोर्ट कर रहा है, बट तालिबान रिजीम में जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, जो लोगों के राइट्स ब्रीच हो रहे हैं, जो तालिबान रिजीम कर रही है, वो कैसे टैकल करेगा वेस्ट एशिया? क्योंकि जब हम वेस्ट एशिया की बात करें तो वेस्ट एशिया में मेजोरिटी ऑफ द नेशन जो है वो मुस्लिम नेशन है। तुम्हारा सऊदी अरेबिया है, कतर है, ईरान है, इराक है। और दिक्कत वाली बात यह है कि ईरान और सऊदी अरेबिया, दे आर दी टू बेसिकली काउंटर, दे बोथ द कंट्रीज आर काउंटर पार्ट टू ईच अदर। अब बिकॉज ऑफ द रिलीजन ऑल्सो, रिलीजन सेक्शन की वजह से, क्योंकि सऊदी अरेबिया मुस्लिम नेशन, ईरान इज ऑल्सो मुस्लिम नेशन, बट सऊदी अरेबिया में कौन से मुस्लिम है? सुन्नी मुस्लिम्स, एंड ईरान में शिया मुस्लिम्स। सो बिकॉज ऑफ दीज टू डिफरेंट रिलीजन सेक्शंस, इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई छिड़ती रहती है, और ये दोनों प्रॉक्सी वॉर करते हैं। जैसे रशिया और यूएस करते हैं एक दूसरे के ऊपर, वैसे ही मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, ईरान एक साथ प्रॉक्सी वॉर्स करते हैं। मतलब किसी का सहारा लेकर वॉर होता है, कभी डायरेक्ट वॉर नहीं करते। अपने अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए मिडिल ईस्ट में। और सऊदी अरेबिया इज अ क्लोज एडी ऑफ तुम्हारा यूएसए, एंड ईरान इज नॉट, है ना? ईरान के ऊपर सैंक्शन भी लगा दिए गए थे अभी। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब थोड़ा चाइना के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि चाइना के कॉन्टेक्स्ट में क्या दिक्कत है। देखो, क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई चाइना वांट टू मेक रिलेशनशिप विद द तालिबान, विद द अफगानिस्तान, तालिबान रिजीम अफगानिस्तान। क्यों अच्छे रिलेशन बना के रखना चाहता है? द फर्स्ट वन इज कि बहुत सारे मिनरल्स हैं वहां पर, अराउंड $3 ट्रिलियन के मिनरल्स हैं अफगानिस्तान में, और चाइना को मिनरल्स चाहिए, एक्सवेट करना चाहता है, तो वो मिनरल्स अफगानिस्तान से लेना चाहता है। दूसरा, बिकॉज ऑफ लिथियम। अब लिथियम अगर हम देखा जाए तो अभी का जो नेशन है, अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक क्या है ग्लोबल? अभी ग्लोबल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है? दैट इज क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, जीरो कार्बन एमिशन करने के लिए, हमें फ्यूल को यूज करना बंद करना पड़ेगा। फ्यूल को अगर हम यूज करना बंद करना पड़ेगा, मतलब हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आना है तो हमें बैटरी बनानी है, और बैटरी बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लगती है? लिथियम। और लिथियम कहां पाया जाता है? अफगानिस्तान में। बहुत ज्यादा लिथियम है वहां पर। तो चाइना अफगानिस्तान से, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट रीजन क्या है? मिनरल्स बहुत ज्यादा है, अराउंड $3 ट्रिलियन के मिनरल्स है। दूसरा लिथियम, एंड द थर्ड थिंग इज जो उसकी पॉलिसी है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, OBOR, उससे अफगानिस्तान को भी जोड़ देगा। उससे अफगानिस्तान को भी जोड़ देगा, मतलब अफगानिस्तान को जुड़ जाएगा, क्योंकि इंडिया सपोर्ट में तो नहीं आ रहा। इंडिया तो OBOR को नहीं, OBOR के अंडर में काम नहीं कर रहा, मतलब उसने मना कर दिया कि हम वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के कंट्रोल में नहीं आएंगे। बट चाइना के नेबरिंग नेशंस जो हैं वो तो, सॉरी नेबरिंग नेशंस के साथ साथ इंडिया के जो नेबरिंग नेशंस हैं वो तो चाइना के सपोर्ट में आ जाएंगे, OBOR के सपोर्ट में आ जाएंगे, उसे कंट्रोल, चाइना के कंट्रोल में आ जाएंगे। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वो चाइना के इंटरनल अफेयर्स को भी कंट्रोल करने के लिए है। क्योंकि हम बात करें तो चाइना में, ऑन दी वेस्टर्न चाइना, मुस्लिम्स है, यूग्रो मुस्लिम्स, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज करती है चाइना। तो कहीं वहां पर एक तरीके से रिवॉल्ट ना हो जाए, वहां पर प्रोटेस्ट ना हो, तो इसके चलते अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान के ईस्टर्न साइड और चाइना का वेस्टर्न साइड टच करते हैं। सो अफगानिस्तान कंट्रोल करेगा उस रीजन को, उन मुस्लिम्स को कंट्रोल करेगा, यूग्रो मुस्लिम्स को कंट्रोल करेगा, कि कहीं वो रिवॉल्ट ना कर दे चाइना के अगेंस्ट। सो बिकॉज ऑफ दीज 4 मेजर रीजन्स, चाइना अफगानिस्तान में तालिबान रिजीम को सपोर्ट कर रहा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है। अब क्वेश्चन उठता है कि तालिबान रिजीम से
इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? तो इंडिया को प्रॉब्लम क्या है? इंडिया बात अगर हम बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रखा है। इंडिया ने बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसा लगा रखा है, चाबहार, वहां के पार्लियामेंट और बहुत सारी चीजों में, हाईवेज में। तो जितने अगर चाइना के सपोर्ट में आया अफगानिस्तान अभी, तो फिर इंडिया में जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हुए वो पेंडिंग पड़े रहेंगे। इंडिया को कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो भी उसका पैसा खर्च हुआ पैसा बर्बाद चला जाएगा। दूसरा, इंडिया ऑल्टरनेट रूट ढूंढ रहा है सेंट्रल एशिया और यूरोप जाने के लिए। कैसे? पहले वो चाबहार पोर्ट जाएगा, चाबहार पोर्ट से बाया लैंड रूट अफगानिस्तान, फिर अफगानिस्तान से टच होता रहता है सेंट्रल एशिया, फिर यूरोप। और अभी जो स्टैंडर्ड रूट है, वो स्टैंडर्ड रूट आप जाते हो मेडिटेरियन सी से, स्विस कैनाल से निकलते हो, फिर यूरोप में, फिर सेंट्रल एशिया में एंटर करते हो, तो बहुत दूर पड़ जाता है सेंट्रल एशिया। तो हम लोग एक ऑल्टरनेट रूट बना रहे थे कि हम चाबहार पोर्ट पहुंचेंगे ईरान में, फिर अफगानिस्तान में जाएंगे, फिर हम अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया में अच्छे रिलेशन बना सकते हैं, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, इन सारे कंट्रीज के साथ। तो वो स्टैंडर्ड रूट में फर्क पड़ेगा। और तीसरा जो मेन रीजन है कि एक पाइपलाइन बन रही थी बेसिकली तीन चार नेशंस के बीच में, जिसमें इंडिया था, पाकिस्तान था, आपका अफगानिस्तान था, एंड तुम्हारा तुर्कमिस्तान। सो देर आर फोर नेशन जहां से गैस पाइपलाइन बन रही थी। अब देखा जाए तो पाकिस्तान इस पाइपलाइन के अगेंस्ट में था। पाकिस्तान प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम कर सकता था इंडिया के लिए, क्योंकि पाकिस्तान से टच होता। लेकिन अब इंडिया के पास दो चैलेंजेस हैं, दो नेशन जो उसको चैलेंज करेंगे, दैट इज अफगानिस्तान एंड आपका पाकिस्तान। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, चाइना जो है वो अच्छे रिलेशंस बना के रखना चाहता है अफगानिस्तान के साथ, तालिबान रजीम अफगानिस्तान के साथ, कि एक तो उनको सपोर्ट मिलेगा, उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और दूसरा हम इंडिया को इजीली काउंटर कर सकते हैं। और हाँ, तालिबान की जमीन जो है वो तो मेन इंपॉर्टेंट, वो तो वन ऑफ द मेन रीजन है कि अफगानिस्तान की जमीन है, अफगानिस्तान की सॉइल है, वो इंडिया में टेररिज्म एक्टिविटीज के लिए यूज की जा सकती है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एडिटोरियल। नाउ वी मूव टू द सेकंड एडिटोरियल, जो कि बेसिकली डिबेट के फॉर्म में है। वी कैन से दैट डिबेट के फॉर्म में है। सो व्हाट हैपन, अब यहां जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई हैजंट मैरिटल रेप हैज बीन क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया येट। सो व्हाट हैपन, हुआ क्या, ये अपन समझेंगे। सो व्हाट हैपन, अभी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी, और वो पिटीशन फाइल करी थी वाइफ ने, और उसने बोला था कि मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर रेप किया है, क्रुएलिटी करी है, डोमेस्टिक वायलेंस किया है, और भी बहुत सारे चार्जेस लगा दिए, जिसके चलते छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रिटेलिएशन में बोला कि हम उसके रेप का जो चार्ज लगा हुआ है, क्योंकि मैरिटल रेप तो कोई ऐसा रेप है नहीं, तो रेप का चार्ज लगाया था वाइफ ने, तो रेप का जो चार्ज लगा हुआ है अंडर दी सेक्शन 375, वो रेप का चार्ज हम हटा रहे हैं हस्बैंड से, और हाँ, क्रुएलिटी, डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज हम लगा रहने देंगे। जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बोला गया कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि वाइफ पे फोर्सफुली, वाइफ के साथ फोर्सफुली उसने बेसिकली इन्वॉल्व हुआ फिजिकली, और वही बेसिकली रेप की डेफिनेशन में दिया हुआ है। तो उस चीज को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बोला कि देखो, हमारे पास कोई ऐसा लॉ तो नहीं है जो मैरिटल रेप को रेप बताता हो, ऑफेंस बताता हो, है ना, और ना ही हमारे पास पावर है 142 के अंदर। अच्छा, अब ये 142 क्या है? अब देखो हुआ क्या, जब भी बहुत सारे केसेस गए, पहला ऐसा नहीं है मैरिटल रेप को रेप कंसीडर क्रिमिनलाइज करने के लिए पहली बार ये केस हुआ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में, नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया था 2017 में। द नेम ऑफ द केस इज इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट में जब ये पिटीशन फाइल हुई कि मैरिटल रेप को रेप क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने इसमें बोला था, गवर्नमेंट ने अपोजिशन में बोला था इसके, कि अगर मैरिटल रेप को अगर हम क्रिमिनलाइज कर देंगे तो उसका बहुत ज्यादा मिसयूज होगा, और मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, तो एक इंस्टीट्यूशन को हार्म पहुंचेगा, एक बहुत ज्यादा हार्म पहुंचेगा। तो हम इंस्टीट्यूशन को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते, और मैरिज एज इंस्टीट्यूशन को बरकरार रखना चाहते हैं। तो जिसके बेसिकली अगेंस्ट में बहुत सारे लोगों ने बोला कि अगर मैरिज इंस्टीट्यूशन है तो इंस्टीट्यूशन तो वैसे ही टूट जाएगा अगर आप मैरिटल रेप करते हो, किसी को फोर्स करते हो तो। लेकिन फिर वही क्वेश्चन उठा कि इसका मिसयूज भी हो सकता है, जैसे डाउरी का बहुत बड़ा मिसयूज होता है, डाउरी क्लेम का बहुत मिसयूज किया जाता है, तो वैसे ही मैरिटल रेप का भी यूज किया जाएगा, विमेन यूज कर सकती हैं हस्बैंड के फैमिली के अगेंस्ट या हस्बैंड के अगेंस्ट।
तो वही चीज पर बहुत सारी चीजें हुई, कमेटी बनी, तो जिसमें लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली यही बोला था कि देखो, मैरिटल रेप पे कोई लॉ तो बना नहीं है कि उसको क्रिमिनलाइज कर दिया, उसको अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दे, उसके लिए कोई लॉ तो बना नहीं है, तो लॉ बनाना पड़ेगा। तो इस पे क्वेश्चन उठा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास खुद के पास पावर है आर्टिकल 142 के अंदर, कि अगर पार्लियामेंट ने किसी भी चीज पे लॉ नहीं बनाया तो वो 142 के अंदर कोई ऑर्डर पास करे या कोई डिग्री पास करे या कोई जजमेंट पास करे और उसको हम लॉ कंसिडर करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी वो चीज नहीं करी। और वहीं हम बात करें अपने नेबरिंग नेशंस की, भूटान की हम बात करें तो भूटान में मैराइटल रेप इज अ क्राइम। अगर हम बात करें यूएसए की तो यूएसए में मैराइटल रेप इज अ क्राइम, वो तो 1990s में हो गया था। ब्रिटेन में 2003 में मैराइटल रेप क्राइम हो गया। तो अराउंड जितनी भी नेशंस है ना, अराउंड अगर हम बात करें तो 197 डेमोक्रेटिक नेशंस है, उनमें से 104 नेशंस जो है वहां पर मैराइटल रेप क्रिमिनलाइज्ड है। लेकिन इंडिया उन रिमेनिंग नेशंस में आता है जो क्रिमिनलाइज नहीं है, मतलब उन नेशंस में उसकी गिनती होती है, काउंटिंग होती है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया जहां पर बेसिकली विमेंस के राइट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, पाकिस्तान हो गया, उन नेशन में इंडिया का भी नाम आता है। सो वही बेसिकली इसी चीज पर डिस्कशन किया गया कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो बाकी अपने ओवरव्यू डिस्कस, अपने पूरा ओवरव्यू देखा है कि है क्या बेसिकली ये, है ना, कि मैरिटल रेप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और एक चीज और इसमें बहुत बहुत प्यारी चीज बोली गई, पढ़ना जरूर इस चीज, इस पूरे इंटरव्यू को। सो व्हाट हैपन, इसमें हुआ क्या, इट्स नॉट एन इंटरव्यू, इट्स ए डिबेट बेसिकली। सो अब ऐसी डिबेट है कि जिसमें जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन में हो सकता है कि दोनों ऑथर एग्री कर गए। सो इट्स बेसिकली डिबेट भी नहीं है और ना ही इंटरव्यू, तो आधा इंटरव्यू है आधा डिबेट है, ऐसा कुछ चल के मान के चलेंगे, ये जो चीज आती है। कभी कभी बहुत ज्यादा बेसिकली हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज आ जाती है इसमें। तो रीड इट, बहुत सारे नॉलेज मिलेगा इसमें। एक चीज और बोली गई, बोला गया कि देखो, ऐसा नहीं है कि मैराइटल रेप के बाद कोई रिलीफ नहीं मिल सकती वुमेन को, मिल सकती है, आप उस बेसिस पे डाइवोर्स ले सकते हो, है ना। लेकिन वही ऑथर ने बोला कि आप मैराइटल रेप को एक तो लीगल बता रहे हो क्योंकि उस बेसिस पे आप डाइवोर्स ले रहे हो, और उस चीज को आप क्रिमिनलाइज भी नहीं कर रहे, है तो गलत लेकिन आप क्रिमिनलाइज भी नहीं कर रहे। सो ये देखा जाए तो ये तो हिपोक्रेटिक हो रहा है, गवर्नमेंट ही खुद हिपोक्रेटिक हो रही है, कोर्ट खुद हिपोक्रेटिक हो रही है कि आपने पहले उस चीज को इलीगल बताया, इलीगल है, डाइवोर्स ले सकते हो, बट आप आप बेसिकली वो नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, आप उसको पनिशमेंट नहीं दिलवा सकते जिसने ये इलीगल काम किया। ओके, मूविंग फर्दर। सो व्हाट हैपेंड, तो अफगानिस्तान में जो रिजीम में चेंज आया ना, तो अब इंडिया को इंटरनल मैटर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इंटरनली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो जो भी रिजीम चेंज आई, तो अफगान जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने सिक्योरिटी और डेवलपमेंट स्कीम को रिव्यू किया जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे, आर्मी चीफ भी थे, उसके बाद तुम्हारे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, तो रिव्यू किया गया और होम मिनिस्ट्री रिव्यू किया क्योंकि इंटरनल मैटर है तो होम मिनिस्ट्री रिव्यू करता है। मूविंग फर्दर, सो ये जो चीज अपन फर्स्ट फर्स्ट पेपर में छोटे में दी हुई थी ना, वो एक्सपेंड में दी गई। तो व्हाट हैपन, अभी एक अभी एक गुजरात में लॉ आया था अबाउट दी, तुम्हारा जैसे कि अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन वाला लॉ, क्या मैरिज नहीं कर सकते किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करा के या फ्रॉड बाय एलरमेंट कन्वर्ट करा के। सो वही हुआ कि पहला केस आ गया उसी लॉ के अंडर, अभी लॉ तो अभी बना है, उसी लॉ के अंडर पहला केस रजिस्टर्ड भी हो गया, जिसमें हुआ क्या, हस्बैंड वाइफ दोनों सही सही तरीके से रह रहे थे, बट दे आर फ्रॉम द डिफरेंट रिलीजन। तो अब देखा जाए तो ये लॉ इंटरफेथ मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करता है तब जब आपका रिलीजन फोर्सफुली कन्वर्ट कराया गया हो या फ्रॉड के थ्रू कन्वर्ट कराया गया हो या अलरमेंट के थ्रू कन्वर्ट कराया गया हो, है ना, तो आपकी मैरिज वॉइड हो जाएगी। तो हस्बैंड और वाइफ जो कि बिलोंग करते हैं डिफरेंट रिलीजन से, उनकी मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर दिया अंडर दिस लॉ। लेकिन वही कहना है वाइफ का कि मैं शादी में रहना चाहती हूं, मैं शादी से नहीं हटना चाहती। तो उसी चीज को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट से पूछा है कि आप हमें यह बताओ कि इंटरफेथ मैरिजेस में क्या ऑब्जेक्शंस होते हैं, आप हमें यह एक्सप्लेन करिए। सो द फर्स्ट केस में ही प्रॉब्लम आ गया, और गुजरात हाईकोर्ट ने पहले भी इस लॉ में बोला था कि इसके कुछ प्रोविजंस हैं जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि आर्टिकल 14 का वॉल्यूशन करता है। मूविंग फर्दर, सो अगेन ऑन द नेशनल यूज, सो व्हाट हैपेंड, सो आईसीएमआर के जो चीफ है, ओके, सम गंगाधर उनका नाम होगा, नॉट गंगाधर, सो द चीफ ऑफ बलराम भार्गवा। तो बलराम भार्गवा जो कि आईसीएमआर के चीफ हैं, उन्होंने बोला है कि अगर आप 2 डोजेस लगवाते हो वैक्सीन के
तो आपकी जो डेथ है वो 97.5% से प्रिवेंट होगी। मतलब देर आर चांसेस, अगर आप 2 डोज लगवा रहे हो तो कोविड 19 अगर आपको होता है, सो देर आर ओनली 2.5% चांस कि आपकी डेथ हो। ओके, नाउ हुआ क्या, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की 2+2 मीटिंग हो रही है। तो व्हाट 2+2 मीटिंग, 2+2 का मतलब होता है फॉरेन मिनिस्टर और इंटरनल मिनिस्टर, या हम बात करें डिफेंस मिनिस्टर, मीट करते हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिया एंड अफगानिस्तान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया मीट करेंगे, और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों मीट करने वाले हैं, और दोनों ही डिस्कस करेंगे अबाउट द अफगानिस्तान सिचुएशन को लेकर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी खुश नहीं है तालिबान के रिजीम आने से, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो वर्ल्ड न्यूज में क्या हुआ, अब तालिबान की रिजीम आ गई, इंटरिम गवर्नमेंट बन गई, तो तालिबान एक लॉ लेके आई। तालिबान ने बोला कि अगर किसी को भी प्रोटेस्ट करना है, रैलीज निकालनी है, स्ट्राइक करनी है, तो आपको जस्टिस मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी होगी। अगर आप जस्टिस मिनिस्ट्री से परमिशन नहीं लोगे, ना ही आप रैली कर सकते हो, ना ही आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, ना ही आप स्ट्राइक कर सकते हो। जिसके चलते जो तालिबान गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इंटरिम गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो लोग प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे काबुल में, उन सारी रैलीज को, उन सारे स्ट्राइक्स को, उन सारे प्रोटेस्ट को कॉल्ड ऑफ कर दिया, मतलब खत्म कर दिया कि आपको पहले जस्टिस मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, सो अगर हम बात करें तो यही है आज जो न्यूज वर्ल्ड न्यूज में, एंड सेम गोज विद द इकोनॉमिक न्यूज। कुछ ऐसी न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से हो। सो दिस द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। अच्छा, आज का एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान वाला और मोस्ट इंपॉर्टेंट वन द मैराइटल रेव वन। अपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लास्ट वीक अपने डिस्कस किया था मैराइटल रेव वाला पूरा, और जिन ऑथर ने लिखा है ना, उन्हीं ऑथर ने आज का एडिटोरियल लिखा है, तो बहुत सारी चीजें सिमिलर होंगी। रीड इट, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, और अपन ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं इस चीज को। सो वी एंड द एनालिसिस हियर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।